नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। आइए देखते हैं क्या है आज का नया टॉपिक, नया सिस्टम, नए कंसेप्ट, नया दिन, सब कुछ नया। और आपका एग्ज़ाम भी नया होने वाला है। तो तैयारी करते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए और सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। पढ़ना ज़रूरी है, मेहनत करना है, मेहनत करने से सिलेक्शन अपने आप हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी आप एमसीक्यू वगैरह करना चाहते हैं, आइए, ठीक है, फ़ायदा होगा। बेटर इन ऐप है जहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी जितना पढ़ोगे उतना सिलेक्शन की ओर पढ़ोगे। जितना पढ़ना पड़ेगा यानी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है उतना ही सिलेक्शन हमारे क्या आ जाता है, नज़दीक चले जाते हैं हम। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू वहाँ पर करवाए जाते हैं, आपको डेली क्लासें रहती है। तो आप बेटर इन रोल पे जाइए, डेमो देखिए, पसंद आए तो लीजिए, ठीक है ना। तो आइए साथ में चल के हम तैयारी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कल हमारा हीट के बारे में ये हुआ था, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हो गया था, कंडेंसेशन हो गया था, ठोस दाब हो गया था, ठीक है। आज आगे हम पढ़ते हैं, यानी आज पढ़ेंगे हम इसके बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। अब नॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, वाटर यानी जल, यानी यहाँ से हम कहेंगे जल का असामान्य प्रसार क्या होता है, ठीक है। जल एक ऐसी मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है जल भाई। अगर जल के अंदर ये असामान्य प्रसार नहीं होता तो दिक्कत आती। कुछ वस्तुएं हैं जिनका हम आयतन क्या करते हैं, बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। जैसे हमने बताया था आपको भी, जब हवा हम जो टायर होता है उसके अंदर हवा को कम भर के रखते हैं, गर्मियों में सर्दियों में ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर का फैक्ट रहता है। टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, गैसें फैल जाती है। फैल जाने के बाद उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा प्रसार होता है उनके अंदर। गैसों में सबसे ज़्यादा प्रसार होता है जब तापमान बढ़ाया जाता है। तो क्या होता है, ट्यूब या टायर जो होते हैं बाइक वगैरह के, गाड़ी वगैरह के, फट जाते हैं तो हम कम भरवा के रखते हैं, क्योंकि आयतन बढ़ता है, ठीक है ना। ये सोचो हवा फालतू होगी, हवा फालतू नहीं है, हवा उतनी है, लेकिन हवा का आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो वो क्या हो गया, काम वही कर रहा है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है भी, जब भी जल के साथ कुछ अलग होता है, जल के साथ वो नहीं होता। जल का कभी आयतन बढ़ता है, कभी घटता है, ठीक है। तो घनत्व कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो ये सिस्टम जो है, इसको समझने के लिए अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताओ, क्या मछलियां जिंदा रह पाती? क्या समुद्र के अंदर मगरमच्छ है, या समुद्र जो उसके अंदर मछलियां हैं, अनेक प्रकार के मेरीन जो आपके हैं, ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जलीय जीव जो है, वो जिंदा रह पाते क्या? यानी भगवान ने जो कुछ बनाया, यानी ऊपर वाले ने जो कुछ बनाया है, वो सब कुछ देख के बनाया भी, हर जगह सपना सिस्टम बना के रखे। बोलो जी अच्छा, ठीक है, समझते हैं। जल का असामान्य प्रसार का मतलब क्या है, यानी नॉर्मली अगर हम बात करें, साधारणतः हम बात करें, ठीक है ना, साधारणतः हम बात करें तो क्या होता है साधारणतः। साधारणतः क्या होता है, जब भी हम या मतलब तरल जो लिक्विड होता है, तरल को हम क्या करते हैं, तरल को जब हम ठंडा करते हैं, तरल को गर्म करते हैं मान लो, तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। यानी वो फैलता है, सीधा सीधा यहाँ लिखो, फैलता है, ठीक, एक्सपैंड होता है। और जब तरल का हम नॉर्मली क्या करते हैं, आयतन घटाते हैं। तरल का जब हम आयतन घटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। दो बातें हो गई, ठीक है, नॉर्मली जब बात करें। लेकिन आप जब भी, ठीक है, जब सिकुड़ेगा तो आपको एक चीज और भी समझानी पड़ेगी। एक शब्द आता है डेंसिटी, ठीक है ना, घनत्व। घनत्व का मतलब घना, कितना घना है, यानी अणुओं की संख्या कितनी है पर आयतन के हिसाब से। तो आप ये लिख लो, आयतन के हिसाब से
ठीक है ना, आयतन में कितना द्रव्यमान है, यानी मास कितना है, कितना द्रव्यमान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व। यानी जितना ज्यादा किलोग्राम होगा पर आयतन, यानी मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के हिसाब से जितना आयतन होगा उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी आयतन के हिसाब से पदार्थ में जितने ज्यादा अणु होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो घना होगा। घनत्व का मतलब घना, घना का मतलब अणु जितने पास पास होंगे घनत्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अणु जितने पास होंगे तो कम कम स्थान में जो ज्यादा अणु आ जाए, यानी ज्यादा द्रव्यमान जिसका हो। मान लो एक लोहे का इतना का टुकड़ा, लोहे का इतना टुकड़ा का वजन क्या होता है, ज्यादा होता है किसकी तुलना में, रुई का इतना टुकड़ा होता है, इतना भी रुई लेके आओगे, यानी 1 किलो का आप लेते हो तोलने के लिए, बट्टा बोलते हैं उसको ना, 1 किलो लेते हो, रुई कितनी हो जाती है, या 40 किलो इधर तोड़ते हो आप, नरमा कॉटन वगैरह बेचने जाते हैं तो 40 किलो में रुई का ये बन जाता है, इतनी बड़ी पांड बन जाती है ना। तो उसका क्या हुआ, घनत्व किसका कम है, किसका ज्यादा है, तो घनत्व लोहे का ज्यादा है, लोहे का ज्यादा है, यानी थोड़ी सी दूर में इतने ज्यादा अणु है भी उसका बहुत ज्यादा द्रव्यमान है। ठीक है, और रुई का बहुत एरिया घेर लिया उसने, यानी आयतन बहुत ज्यादा उसका जो है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल गया उसने, आयतन यानी वॉल्यूम घेरा। ठीक है, तो क्या हो गया, उसका घनत्व कम है, यानी कम स्थान में ज्यादा वस्तु आ जाए, यानी ज्यादा किलोग्राम की वस्तु आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व बोलते हैं। कितनी वस्तु आ रही है उससे हम पता लगाते हैं भी उसका कितना द्रव्यमान और कितने आयतन वो घेर रही है। ठीक है ना, तो उसे घनत्व बोलते हैं। किलोग्राम मीटर क्यूब होगा, आयतन की क्या होती है, क्यूब होता है। ठीक है ना, क्लियर है, तो इसको हम बोल देते हैं घनत्व। ठीक है, अब सिकुड़ेगा, मान लो कोई चीज है तो सिकुड़ेगा, तो यानी कम जगह में आने की कोशिश करेगा, यानी आयतन कम घेरने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा भी, तरल सिकुड़ता है तो क्या होगा, उसका घनत्व क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, और फैलता है तो घनत्व क्या हो जाता है, फैलेगा तो ज्यादा, यानी फैलेगा तो आयतन ज्यादा होगा उसका। मान लो आयतन ज्यादा होगा, आयतन कैसे ज्यादा होगा जी, मान लो 1 लीटर का सौदा है आपके पास, और 1 लीटर में आपको 1 लीटर वो न आ पाए। ठीक है ना, 1 लीटर में 1 लीटर तो आ जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो नहीं आ पाए। मान लो 1 लीटर में आप 1 किलोग्राम भरना चाहते हो कोई चीज़, लेकिन 1 किलोग्राम नहीं आए। मान लो 1 किलोग्राम को मैं आपको केतली देता हूँ, उसके अंदर कह दूँ पानी डाल दो 1 किलोग्राम, तो पानी आ जाए, मान लो तेल आ जाए उसमें 1 किलोग्राम, घी आ जाए 1 किलोग्राम, मैं कह दूँ 1 किलोग्राम रुई डाल दो, आ जाएगी क्या, नहीं आएगी। ठीक है ना, यानी उसका जो घनत्व ज्यादा का मतलब है कम स्थान में ज्यादा द्रव्यमान आ जाए। ठीक है ना, घनत्व घना, ज्यादा द्रव्यमान है, और कम घनत्व का मतलब है ज्यादा स्थान में, यानी स्थान ज्यादा हो और द्रव्यमान कम आए, तो इसका मतलब उसका घनत्व क्या, कम। तो ये क्या, फैलेगा, फैलेगा तो ज्यादा स्थान घेरेगा, तो यानी इसका मतलब क्या है, स्थान जैसे घेरेगा घनत्व कम हो जाता है सामान्यतः नॉर्मली। लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, जल के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं होता। कारण, जल का जो घनत्व होता है ना, ठीक है ना, घनत्व होता है, देखो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, घनत्व घना, घनत्व डेंसिटी होती है, हाईएस्ट होती है, अधिकतम होता है। अधिकतम घनत्व कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर रहेगा ये। ठीक है ना, और घनत्व अधिकतम है तो आयतन सबसे कम कहाँ पे होता है, तो आयतन कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे कम आयतन जो होता है वो 4 डिग्री पे होता है। देखो दोनों कवर कर गए। घनत्व अधिकतम, घनत्व अधिकतम जहां होगा तो इसका मतलब आयतन कम होगा, तभी तो घनत्व ज्यादा होगा ना, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व बढ़ेगा तो, दोनों में फर्क है ना, यानी आयतन ज्यादा है तो इसका मतलब घनत्व कम है, अगर आयतन कम है तो इसका मतलब घनत्व ज्यादा है। समझे, घनत्व वाला चैप्टर करना होता है हमें, लेकिन आपके टॉपिक में नहीं है तो फिजिक्स का। तो आयतन कम है तो घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया। और ये कहाँ पर है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पे। बोला जी ये तो सिस्टम हो जाएगा, और कितना होगा, यानी मैक्सिमम घनत्व जो होता है वो होता है 999.97 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया, या सीधा सीधा इसको 1000 लिख सकते हो, नॉर्मली पूछे तो आप ऐसे लिख दो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ठीक है, ये जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इससे रिलेट करके चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कुछ तो वो किस प्रकार समझे जा सकते हैं। इससे नीचे ही होगा, चाहे 4 डिग्री से नीचे लेके जाओगे तो भी इससे घनत्व कम होगा, और 4 से ऊपर लेके जाओगे तो भी घनत्व कम होगा, ध्यान रखो। ठीक है, 4 डिग्री पे घनत्व कम होता है। लेकिन 4 डिग्री से और ठंडा करें तो क्या हो जाता है बताओ? तरल पदार्थ क्या है, मैंने यार, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा ये फंडा सा। ठीक है, तरल पदार्थ का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, तो ये यहाँ लिखना ये था। तरल पदार्थ का अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या है, सिकुड़ता है। ठीक है, ठंडा होके सिकुड़ जाता है। ठीक, उसी प्रकार हम जल को समझें तो जल को हमने क्या किया, 4 डिग्री पे इसका घनत्व अधिकतम है। 4 डिग्री से और ठंडा करोगे तो तरल के हिसाब से तो ये क्या चाहिए, सिकुड़ना चाहिए, लेकिन सिकुड़ेगा नहीं, अब फैलना स्टार्ट हो जाएगा वापस। यानी जल 4 डिग्री पे मैक्सिमम है। 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा करोगे आप, लिखो टेम्परेचर क्या हो गए, बढ़ा दोगे। 4 डिग्री से बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, 4 डिग्री से बढ़ाओगे घनत्व कम होगा। 4 डिग्री से और टेम्परेचर घटाओगे आप, ठीक है ना, और घटा दो जी टेम्परेचर, 4 डिग्री से नहीं 0 तक लेके जाना है, घनत्व और कम होता जाएगा। यानी घनत्व कब बढ़ेगा, ठीक है ना, घनत्व कब बढ़ेगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक जाते हैं, डिग्री सेल्सियस तक जल का तापमान बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जल का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर 100 की ओर लेके जाते हैं तो घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। बात वही है, गंगाधरी शक्तिमान है। मैंने कहा टेम्परेचर अगर ज़्यादा करोगे, यानी 4 डिग्री से ज़्यादा करना है, तो इसका मतलब 4 से फालतू ही लेके जा रहे हो, घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 4 से कम करोगे तो भी घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा, इस बात को मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने स्टार्ट 0 से कर दिया, बस इतना ही फर्क है ना। मैं ये बात को उल्टा लिख दूँ, 4 डिग्री से नीचे जो जाओगे तो घनत्व फिर घटेगा, यानी इसे कहते 0 से जब 4 तक आओगे तो घनत्व फिर बढ़ेगा। तो यानी बढ़ कहाँ रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, भी 0 से 4 तक जाते हैं तो एक बार क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है ना, और 4 से जब आगे जाओगे तो घनत्व घटता है। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझ सकते हो आप, है विचार से सो लेंगे। इधर जाओगे तो भी घनत्व क्या होगा, कम होगा, तभी तो ये बढ़ेगा। और इधर जाओगे तो भी घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी 4 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जिसकी वैल्यू क्या है आपको बता दी मैंने, 999.97 किलोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है, इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन ही बार बार पूछा क्यों जाता है। घनत्व, घना घनत्व 4 डिग्री पे, और सबसे कम आयतन, आयतन सबसे कम कितने डिग्री पे, 4, क्योंकि आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टे हैं। सबसे कम घनत्व कब होगा, जितना बढ़ाते जाओ वाष्प का घनत्व कम होता जाएगा, नहीं सबसे ज्यादा घनत्व ही पूछा जाएगा 4 डिग्री पे। घना घनत्व 4 डिग्री पे, बाकी नीचे जाओगे घनत्व घटेगा, ऊपर जाओगे 4 डिग्री से घनत्व घटेगा। ठीक है, तो ये बात मैंने समझा दी, लेकिन यही तो है। ठीक है, जल का असामान्य प्रसार, बोलो जी अच्छा। देखो, आपको ये बात पता होगी, बोलो जी हाँ, घनत्व में जिसका घनत्व कम होता है वो क्या करता है, जब पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, और जिसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है, पानी से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो पानी से का तुलना कर रहे हैं, वो क्या हो, डूब जाता है, डूब जाता है। ठीक है, यहाँ से कवर करते हुए चलो, मैं कह दूं बर्फ,
का घनत्व जल से ज्यादा होता है या कम होता है? याद करो, 4 डिग्री से इधर घनत्व घटता है, इधर घटत्व, यानी बर्फ का क्या होता है, घनत्व कम होता है। 0 डिग्री है उसका, तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। क्या होता है, जल से कम होता है। ठीक है, इसीलिए बर्फ क्या होती है, बर्फ जल पर तैरती है। सुई डुबो दो, डूब जाएगी, लकड़ नहीं डूबेगा, तैरता रहता है, क्योंकि घनत्व कम की वजह से। लकड़ी डूबती नहीं है, घनत्व कम के, उस लोहे के कोई भी है, यानी जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगी। चाहे वो तेल लगा लो आप, ठीक है ना, तेल के अंदर भी कोई चीज आप डुबाते हो, अगर वो नहीं डूब रही है इसका मतलब घनत्व का। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी कम है। तेल आप गिराते हो, मिट्टी का तेल गिराते हो उसके ऊपर, मान लो जल के ऊपर, तो मिट्टी का तेल जल के ऊपर तैरता रहता है, कारण घनत्व कम है, घनत्व कम है। डीजल गिराते हो तो ऊपर तैरता रहेगा, घनत्व कम है। यानी जो चीजें जल के ऊपर तैरती है उनका घनत्व जल से कम होता है, ठीक है, और जो जल में डूब जाती है उनका घनत्व जल से ज्यादा होता है, ठीक है ना। यानी बर्फ का घनत्व जल से कम है, कितना कम है, 1/10 भाग, ठीक है ना। यानी बर्फ हमेशा क्या रहती है, तैरती रहती है, जब तक पिघल नहीं जाती ऊपर तैरती रहती है। कारण क्या है, बर्फ का घनत्व जल से, दोनों एक ही चीज से बने हैं, लेकिन मैंने बताया था क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा घनत्व होता है, सबसे ज्यादा, तो जल का घनत्व, और 0 डिग्री बर्फ का घनत्व क्या कम हो गया, क्या वो कम हो गया। 4 डिग्री से ऊपर जाओ घनत्व कम होगा, लेकिन 0 डिग्री जितना कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर टेम्परेचर है तो भी, तो जल के ऊपर बर्फ तैरती है, उसका कारण क्या, बर्फ का घनत्व कम होता है, ठीक है ना, बर्फ का घनत्व कम होता है, जल पर तैरती है। दूसरा, बर्फ का घनत्व क्या होता है, जल से ज्यादा होता है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, आयतन जल से ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी तो घनत्व कम हुआ, जल से ज्यादा होता है, और बताया भी था, ठीक है ना। बर्फ के पूर्ण रूप, चलो ये मत करो यार, आप समझा दिया, दोबारा क्या समझाएंगे, है ना, ज्यादा होता है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये हो गया, नॉर्मल बात होगी। बर्फ का घनत्व जो होता है वो कितना कम होता है, तो घनत्व जो होता है जल से 1/10 कम होता है, याद रखना। बाकी नेट पे देख लेना, पूरी सारणी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और बर्फ का 1/10 भाग का पानी से ऊपर तैरता है, ठीक है। और ये बात ऐसे भी लिख सकते हो, 9/10 भाग बर्फ का पानी में डूब जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बर्फ के चक्कर में, ठीक है। अब आपने देखा होगा, ये तो हो गया, चलो एक क्वेश्चन आता है, उसको समझने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। बोलो, समुद्र के अंदर कितने डिग्री सेल्सियस पानी रह के ऊपर बर्फ जम जाती है, तब आपको नुकसान हो जाता है। देखो, ये चीजें आपको पढ़नी है और समझनी है, तो एक बात ध्यान रखो। मान लो आपके पास ये जल था, समझना है तो 10 मिनट दे दो, नहीं समझना तो स्किप कर देना, 10 मिनट बाद आना। जाओ जाओ, 10 मिनट बाद आना, ठीक है, समझना है तो। आज मजा आ जाएगा। आपने एक इंटरटेनमेंट अक्षय कुमार की वो कुत्ते वाली मूवी देखी होगी, नीचे पानी है ऊपर बर्फ है, कारण क्या है, ये जल है, ठीक है, ये जल है। क्या होता है भी, माइनस, इतने माइनस बर्फीले एरिए, मान लो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके अंदर बर्फ जमी रहती है ना। समुद्र में भी बर्फ जमी रहती है, लेकिन समुद्र का नीचे का पानी तो बर्फ नहीं होता होगा, क्यों नहीं जी, होता होगा, फिर तो टेम्परेचर है ये है, तो इस प्रकार से तो बर्फ होना चाहिए। पूरा पानी, झील आपने देखी होगी कभी, तो झील के ऊपर पानी जम जाता है, ऊपर बर्फ जम जाती है, नीचे पानी रहता है। एंटरटेनमेंट मूवी देखी होगी आपने, या और कहीं भी देखा होगा, कई बार समुद्र के किनारे घूम रहे होते हैं, वो बर्फ का टुकड़ा टूट के नीचे गिर जाता है, नीचे फंस जाते हैं, कुत्ता फंस जाता है। एंटरटेनमेंट में कुत्ता फंस गया था, याद है क्या,
तो वो नीचे पानी कैसा था और ऊपर क्या था, बर्फ क्यों थी, उसका क्या कारण रहा होगा, वो क्यों जरूरी है। तो यही असामान्य प्रसार में समझना होता है हमें। बोलो जी, अगर आपने सारी बातें यहाँ तक की बातें आपने समझ ली, नहीं दोबारा देख लो फिर ये समझ लेना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आए। मान लो यहाँ का टेम्परेचर मैं बना देता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस था, जल का टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था, ध्यान रखो। ठीक है, ऊपर का टेम्परेचर घटना शुरू हो गया, ऊपर का 18 हुआ, ऊपर के पानी का 18 हो गया, 18 होता गया। 18 जब तक हुआ तो उष्मा का प्रसार के अनुसार, ठीक है ना, कंडेंसेशन जब हम करते हैं या हम जो ऐसे ऐसे, गर्म पानी ऊपर चला जाएगा, ठंडा रॉड जब लगाते हो पानी में तो गर्म ऊपर जाता है या ठंडा नीचे रह जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, भी हम रॉड ऊंची लगा देते हैं, इमल्सन रॉड जो होती है, और उसके बाद में हम देखते हैं भी ऊपर से तो पानी गर्म हो गया, नीचे वाला ठंडा पड़ा है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जल जो है या तरल पदार्थ के अंदर जब भी हम उष्मा देते हैं तो वो गर्म होकर कण ऊपर उठते हैं, कण क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले को उष्मा देकर फिर वापस नीचे आते हैं, फिर उष्मा ऊपर वाले को देते हैं, नीचे आते हैं, उष्मा ऊपर देते हैं, नीचे। गैस और जो उसका होता है ना, ये एक तो गैस हो गया और एक आपका तरल का, यही रूल है, कण के माध्यम से उष्मा स्थानांतरित होती है। ठीक है ना, कण के माध्यम से उष्मा स्थानांतरित होती है। बोलो जी, आज तो फंस गए। तो ये क्या है, 18। तो अब क्या होगा, अभी ये 18 टेम्परेचर पूरे का हो जाएगा, पूरे जल का 18 का टेम्परेचर हो जाएगा, यानी ऊपर जाता रहेगा, इस प्रकार से क्या होगा, 7 होता रहेगा। ठीक है ना, क्या होता रहेगा, 7। हाँ जी। तो क्या होता है देखो, बिया का 18 हुआ, ठीक है टेम्परेचर, तो पानी पूरे का क्या हो गया, 18 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो चलने दो। यहाँ का 17 हुआ, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे मान लो 10 हुआ, यहाँ पे 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, होता रहेगा, मतलब क्या है। अब यहाँ का मान लो 5 हो गया, और यहाँ का भी कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है काम, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का टेम्परेचर जैसे ही वातावरण का घटा, यहाँ का भी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आएगा ना मजा बीड़ू, यहाँ पर जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है ना, तो यानी इसका घनत्व मैक्सिमम से मैक्सिमम आ गया, आ गया ना। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, घनत्व अधिकतम होता है, घनत्व क्या, अधिकतम, और यहाँ का भी घनत्व क्या है, अधिकतम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पूरे का 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही क्या हुआ, 4 डिग्री से नीचे आया, मान लो 3 डिग्री सेल्सियस आ गया, अब क्या हो गया, इसका घनत्व क्या हो गया, इससे इससे कम हो गया, नहीं हो गया भाई, इसका घनत्व कम है, अब ये नीचे आएगा क्या, इसके कण नीचे आएंगे क्या, नहीं आएंगे। अब इसका 3 होगा, ये 4 पे ही रहेगा। ठीक है ना, इसका हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, घनत्व क्या है इसका, और कम हो गया। ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर जम, फिर 1 डिग्री सेल्सियस पे आया, घनत्व और कम हो गया। ठीक है ना, अब आया 0 डिग्री सेल्सियस पे, घनत्व और कम हो गया। अब ये बर्फ जम जाएगी, 0 डिग्री पे होता ही क्या हो गया, यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों बना ये ऐसा, 4 डिग्री ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि जैसे ही घनत्व कम हुआ, अणुओं ने नीचे जाना कम कर दिया, ऊपर का घनत्व कम, नीचे का घनत्व ज्यादा, यानी ये घनत्व कम वाला ऊपर तैरेगा, यहाँ से उष्मा का स्थानांतरण होना बंद हो गया, यानी 4 डिग्री पे जल रुक गया उष्मा का। अब उष्मा नीचे स्थानांतरित नहीं हो रही है, उष्मा यहीं घूम रही है ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, ये ठंडा होता गया 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री। अब चाहे ये माइनस में चला जाए, ठीक है, अब ये क्या चला जाए, -10, मान लो बर्फ है, -10 चला जाए, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का उस हिसाब से बर्फ ना, टेम्परेचर टेम्परेचर 20 डिग्री चला जाए, ठीक है, -30 डिग्री चला जाए, तो यानी ये ऊपर वाला क्या रहेगा, ऊपर वाला तो हो गया बर्फ, ऊपर वाला क्या हो गया, बर्फ। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया, बर्फ हो गया, और बर्फ होने के बाद नीचे का डिग्री क्या रहा, 4 डिग्री, क्योंकि घनत्व का फर्क आने पर, घनत्व बदलने पर क्या हो गया, इसके अंदर जो आपका कौन क्या था, 7 था, एक चालन होता है, एक 7 होता है।
ठीक है। तो संवहन विधि जो होनी बंद हो गई, क्या होगी, संवहन विधि होनी बंद हो गई, यानी कण ऊपर से नीचे स्थानांतरित होने बंद हो गए। अब 4 डिग्री रहेगा, ऊपर वाले का टेम्परेचर कितना हो जाए, क्योंकि बर्फ क्या होती है, इस उष्मा को, इसके अंदर उष्मा है ना, उस उष्मा को बाहर नहीं जाने देगी, तो ये एक उष्मा कुचालक की तरह काम करेगी। तो आपसे पूछा जाता है समुंदर में, समुंदर में, ठीक है ना, झील का पानी, समुंदर के पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, झील के पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, ऊपर बर्फ जम जाती है, दोनों के साथ लिख लेना, लेकिन या ऐसे ही लिख लो, झील के पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, लेकिन बर्फ के नीचे का पानी, बर्फ के नीचे के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, कारण आपको बता दिया गंतव्य। दूसरा, 4 डिग्री से क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि बर्फ उष्मा की कुचालक होती है। देखो क्या क्या सिस्टम बनाया है यार, कुचालक होती है, बेड कंडक्टर होती है, ठीक है, यानी अब उष्मा यहाँ रहेगी, इस उष्मा को बाहर नहीं जाने देगी ये, इस उष्मा को ये बर्फ बाहर नहीं जाने देगी, और न बाहर के टेम्परेचर का इस जल पे असर पड़ेगा, न इस जल के टेम्परेचर का बाहर कोई असर पड़ेगा, यानी इसी कारण इसके अंदर क्या रहेगी, मछली, जो ये बहुत ही अच्छा है, मछली जिंदा रहेगी जी। समुद्री जीव, समुद्री जीव मर नहीं जाते, नहीं तो समुद्री जीव जीवित रह पाते हैं, इसी कारण से ही जीवित रह पाते हैं, तो ये भगवान ने बनाया भैया। ऐसा न होता तो बताओ आप, क्या कभी समुद्र के अंदर जीव है, जल के जीव है, वो जिंदा रह पाते झील में या बर्फीले एरिया में, पानी तो बर्फ बन जाता, सारा का सारा बर्फ बन जाता, बर्फ में जम जाते वो, लेकिन ऊपर ऊपर की परत बर्फ बन जाती है, नीचे की नहीं बनती, क्योंकि बर्फ जो है हीट इंसुलेटर का काम करता है, यानी बर्फ जमने के बाद वो बाहर का माइनस में चला जाए टेम्परेचर, लेकिन पानी का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाएगा, वो सिर्फ 4 डिग्री पे होगा, क्योंकि 4 डिग्री पे उसका घनत्व मैक्सिमम होता है, उसके बाद उसके अंदर जो सेवन प्रक्रिया का होना बंद हो जाता है, और बर्फ जमने के बाद नीचे की हीट ऊपर ट्रांसफर नहीं होती, उसका कारण ये हो गया कि हीट क्या है, हीट का इंसुलेटर की तरह काम करता है बर्फ। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें आपको समझनी चाहिए, तो आपके काम आएगी। क्लियर है, तो आपसे पूछे भी नीचे का पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर का माइनस में चले जाए, बर्फ का कोई मतलब नहीं है, बर्फ इंसुलेटर है। इससे आपने देखा भी होगा एक एक्सकीमो एस प्रजाति होती है, जो पहाड़ों मतलब बर्फीले एरिया में रहती है, तो वो क्या करते हैं, डबल लेयर के, यानी दोहरी परत, परत के बर्फ के घर बनाते हैं। तो वो दोहरी परत बर्फ के घर क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हीट इंसुलेटर का काम करता है, कौन करता है रे, आइस, बर्फ। ठीक है ना, और आपका जो होता है ना, चलो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, तो वो बर्फ पूछ लिया जाए, एस्किमो प्रजाति जो है, तो वो किसके घरों में रहती है, बर्फ में क्यों रहती है, उसके कारण। दूसरा कारण है डबल, वो बर्फ में तो रहती है लेकिन उसका डबल लेयर का बनाते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है, बर्फ के बीच में जब हवा भर जाए, ठीक है ना, बीच की हवा भर जाए तो और बढ़िया काम हो जाता है, फिर और बढ़िया हीट इंसुलेटर बन जाता है, अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल मैच नहीं करता घर के अंदर का, तो वो दोहरी परत के बर्फ घर बनाए जाते हैं। समझ में आ जाएगा जल का असामान्य प्रसार।
ठीक है, तो ये प्रसार था। गंतव्य क्या है, किस प्रकार से बर्फ कितनी तैरती है, कितनी क्यों तैरती है, कितनी ऊपर तैरती है, कितना आयतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गंतव्य ज़्यादा 4 डिग्री पे होता है, आयतन कम 4 डिग्री पे होता है। ठीक है ना, 4 डिग्री पे सब कुछ। बर्फ का पिघलने से आयतन घटता है, और जल का बर्फ जमने पर आयतन बढ़ता है। सारी चीज़ें हमने कवर की। आयतन बढ़ेगा, गंतव्य कम हो जाता है। एक शब्द आ जाता है त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। त्रिक बिंदु क्या होता है? छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। ट्रिपल पॉइंट, ठीक है ना। त्रिक बिंदु क्या होता है? ये त्रिक का मतलब तीनों अवस्था। त्रिक का मतलब तीनों अवस्था। तीनों अवस्था का मतलब किसकी अवस्था? पदार्थ की तीनों अवस्था। टाइम अपने पास हो ना, तो फिजिक्स का तो एक कंसेप्ट आपका, ठीक है ना। पदार्थ की तीनों अवस्था यानी ठोस, ठीक है, गैस व द्रव एक तापमान पर, नहीं, गैस द्रव जिस दाब पर, अभी आया, जिस दाब पर हाँ, 10 5 7 मिनट हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जिस दाब व ताप पर एक साथ पाई जाती है, पाई जाती है, यानी ऐसा बिंदु, यानी ऐसा एक टेम्परेचर और ऐसा एक क्या है, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर और ऐसा हम प्रेशर क्रिएट कर दें कि वो हमें तीनों वस्तु एक जगह दिखाई दे, यानी तरल भी दिखाई दे, जल भी दिखाई दे, और क्या दे, इस प्रकार से। मान लो ये है, ये एक त्रिक बिंदु है। मान लो इसके अंदर क्या है, जल भी है, ठीक है, यानी जल भी है, ठीक है। इस बिंदु के ऊपर यानी क्या है, ठोस भी है। अच्छा, और इसी बिंदु पर क्या मिल जाए हमें, जल, द्रव, बर्फ, ठीक है ना। तो तरल लिख लो, तरल, ठोस और गैस, तीनों अवस्थाएं मिल जाए ऐसा बिंदु, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है ट्रिपल पॉइंट। यानी ऐसा एक टेम्परेचर का मान लें और ऐसा एक प्रेशर ले लें जिसके अनुसार तीनों बिंदुओं एक जगह पाए जाए, यानी वो उस बिंदु पे गैस भी हो, चाहे उस बिंदु पे वो ठोस हो, या उस बिंदु पे क्या हो, तरल हो। उसी टेम्परेचर, उसी प्रेशर, और तीनों अवस्थाओं में अगर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ मिल जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। बस ज़्यादा घुसने की जरूरत मत न करना। आपसे पूछा जाए तो जल जो है, जल का ट्रिपल पॉइंट क्या है, यानी त्रिक बिंदु क्या है, यानी जल किस पॉइंट पर अगर तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है, तो याद करो आप, ठीक है। तो टेम्परेचर तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर वो केल्विन में पूछे तो आप बता देना 273.15 तो होता ही है सीधा डिग्री केल्विन, हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। और दाब पूछ ले, ये तो हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर तो ये हो गया, और ये हो गया टेम्परेचर। ये तो टेम्परेचर है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में। लेकिन प्रेशर भी इसने कहा है, प्रेशर, तो प्रेशर को किस में मापते हैं आप? प्रेशर की इकाई होती है mmHg होती है, या पास्कल, ठीक है ना, बार भी होती है। तो प्रेशर अगर वो कहते हो 4.56 mmHg हो प्रेशर, मिलीमीटर पारा हो, या वो दे दे, या किस में दे दे वो आपको, पास्कल में, तो 336, नहीं नहीं नहीं, आपका वो हो गया 611.2 पास्कल, PSI बोल देते हैं इसको, पास्कल लिख लो आप। तो पास्कल ये क्या है, दाब को मापने की इकाई पे, ठीक है। और 1 mmHg जो होता है ना, 1 mmHg जो वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 134 पास्कल के। पास्कल छोटा है mmHg से,
पास्कल से छोटा होता है। यानी 1 mmHg की वैल्यू किसके बराबर होती है? 134 पास्कल के। गुणा करके देखोगे इसको लगभग कितना आएगा? 611.2 आएगा। पॉइंटों में भी गुणा कर ली मैंने तो, ठीक है, 111 लिख लो। यानी जल का तापमान आप 0.01 डिग्री सेल्सियस रखो, या आप, एक ही बात है, दोनों तापमान बराबर, ये तो मापने के पैमाने हैं, आपको समझाया होगा। या आप रखो, मतलब या का मतलब है या ये कह दो या ये कह दो, एक ही बात है, या ये कह दो या ये कह दो। यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दो, और आप उसका जो प्रेशर है ना, उसके ऊपर प्रेशर डालना है, वो प्रेशर डालो 4.56 mmHg। तो जल आपको तीनों अवस्थाएं में नजर आएगा। वहां पे तीनों अवस्थाओं में बर्फ भी होगी, लिक्विड भी होगा, गैस में भी होगा ना। तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिक, यानी तीनों अवस्थाएं, यानी ऐसा पॉइंट, ऐसा ताप या दाब, ऐसा ताप या दाब जहां पर ताप और दाब का बिंदु, वो बिंदु जहां पर तीनों अवस्थाएं देखने, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है एक साथ। एक साथ लिखा है क्या? एक साथ पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं रे? त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना इतना? आगे चलो। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कैसे होती है भैया? यानी हीट का, उष्मा का चालन कैसे होता है रे? उष्मा का चालन, तो उष्मा का चालन बताइए कैसे होता है? ठीक है, उष्मा का चालन अलग अलग विधि से होता है, उन विधियों को जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना? यानी उष्मा का चालन, एक बात याद रखो भी, जब एक वस्तु, यानी दो बॉडी आपके पास, यानी दो निकाय हैं, दो बॉडी है, ठीक है ना, दो निकाय काय में एक निकाय से, बॉडी का मतलब है एक निकाय से, एक बॉडी से, निकाय से दूसरे में उष्मा का स्थानांतरण उष्मा चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मा चालन कहलाता है। ट्रांसफर को ही स्थानांतरण बोलेंगे, चालन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर रहेगा यहाँ पे, चालन थोड़ा समझ में कम आएगा तो आपको। देखो, मान लो आपके पास एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, ठीक है ना, और एक बॉडी क्या है? ये है। अब एक बॉडी, इन दोनों बॉडियों को हम टच कर दें, दोनों को टच कर दिया आपने, ये लगा दिया, लो, ठीक है ना। अब बॉडी, या तो हीट इधर स्थानांतरित होगी या इधर होगी, नहीं कहीं नहीं होगी, ठीक है ना। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना, यानी वो क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, तो यानी उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है और कैसे होगी, तो आपको हमेशा याद रखना है, तब तक होगी, ठीक है ना, दोनों निकाय में क्या होना चाहिए, या दोनों पदार्थ में, पदार्थ लिख देता हूं, पदार्थ के तापमान में अंतर होना चाहिए, तापमान में अंतर होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, अंतर होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, होना चाहिए, तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है ना। और अंतर होगी तो पदार्थ जिसका तापमान कम है, जिसका तापमान कम है, जिसका तापमान ज्यादा है, उससे तापमान कम की ओर, तापमान कम की ओर स्थानांतरित होगी। याद रखना है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगी। क्लियर है? और जब तक, बोलो कब तक? जब तक स्थानांतरित होगी, जब तक स्थानांतरित होगी, जब तक स्थानांतरित होगी, ठीक है ना, तब तक दोनों का, तब तक दोनों का तापमान बराबर न हो जाए, तब तक दोनों का तापमान बराबर न हो जाए, तापमान, टेम्परेचर बराबर न हो जाए, न हो जाए। अरे कब तक? जब तक न हो जाए, यानी टेम्परेचर जब तक दोनों का इक्वल नहीं होता, तब तक हीट क्या करती है? एक स्थान से
ट्रांसफर होती रहती है ना, एक जगह से दूसरी जगह, यानी टाइन 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 करती चलती रहती है। यानी हीट तब तक ट्रांसफर होगी, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, बाहर में जाए, अपने को समझने से मतलब है ना, जब तक ट्रांसफर होगी, जब तक टेम्परेचर दोनों का समान ना हो जाए। यानी मान लो एक का 40 डिग्री टेम्परेचर, एक का 30 डिग्री है, 40 वाला 30 वाले की तरफ जाएगा, 40 वाला हीट ट्रांसफर होगी, वो किधर जाएगी, 30 वाले की तरफ, ऐसे जाएगी। ठीक है ना, जब तक इधर का 35 इधर का 35 दोनों का बराबर नहीं हो जाता, तब तक चलती रहेगी। अब इसका 35 इसका 35, ये रुक जाएगी, अब ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, यानी 35 डिग्री दोनों का हो जाए। यानी तापमान बराबर होते ही हीट ट्रांसफर होना बंद कर देती है, और जब तक होती है जब तक टेम्परेचर क्या ना हो, समान, है ना। तो हाई टेम्परेचर से लो, यानी एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना है, तो क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ट्रांसफर कब आती है, तो आपको बता दूं मैं, हाई टेम्परेचर से किधर की ओर होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से किधर होती है रे, लो टेम्परेचर की ओर होती है, बस। ठीक है, और इनकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं। कौन कौन सी, एक तो है कंडेंसन, कंडक्शन, जिसको हम चालन कहते हैं, क्या कहते हैं, चालन, थोड़ा सा याद कर लेना, अच्छी बात है, नहीं तो हो जाएगा। एक होता कन्वेंशन, कन्वेंशन सहवहन, ठीक है, और एक होता है आपका रेडिएशन, यानी विकिरण। तो तीन विधियां हैं जिनसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है। अगर आपको तीन विधियों का एक निचोड़ बता दूं मैं, तो ये तो होती है ठोस में, और ये होती है गैस और तरल में, गैस प्लस द्रव में, और ये होती है बिना, ये क्या होती है, तरंग के माध्यम से होती है। ठीक है, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या है, ये होता है। ठीक है ना, तो चालन क्या होता है, सेवन क्या होता है, इसके बारे में जानना है। रेडिएशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, वो हमें पूछे जाएंगे, जिसे हमें पूछना होगा और बताना भी पड़ेगा। ठीक है ना, यानी एक बात याद रखो आप, दो तीन बातें मैं आपको क्लियर करवा दूं। तो यहाँ इसको मैं देखो ऐसे ऐसे करके ना, मैं ऐसे उठा देता हूँ, पता है आपको, इसको ऐसे करके ऐसे, बोलो जी उठाओगे, अब बस की बात थोड़ी ना है। ठीक है, ये लो यहाँ रख दिया, ये तो विधि है। ठीक है, यहाँ पर मैं दो बातें और सुना देता हूँ आपको, जो आपके काम की है, सुनाने को या सॉन्ग थोड़ी ना है। ठीक है, फिर वही वही गाना गाओगे, बोला कौन सा जी, मैनू मेरा यार मिलिया, वो हो किसा का हो के ऐसे ऐसे होता है, मेरे को ज्यादा जाता नहीं भाई, सुन लेता हूँ मैं, लेख लेख फिल्म का गाना है ना एक। ठीक है, एक होता है कंडक्टर, बोलो जी ये तो रोडवेज में देखा है हमने, कंडक्टर, इसका मतलब होता है चालक, हीट कंडक्टर, यानी वो पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें उष्मा का स्थानांतरण हो सके, पदार्थ जिसमें जिसमें उष्मा का चालन हो सके, वही बात है यार। ठीक है ना, चालन हो सके, यानी इसके अंदर आपकी सभी धातु, ये तो लिख लो, सभी धातु, सभी धातु जो है वो उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। क्या होती है, अच्छी चालक होती है, सभी धातु क्या होती है, चालक होती है। जैसे आपका जल भी क्या है, अच्छा चालक है, जल। और मानव शरीर भी क्या है, उष्मा का अच्छा चालक है, मानव शरीर भी लिख दे, कई बार लिख देता है बोरे। तो ये चालक, यानी जिससे उष्मा, मान लो आपने लोहे की रॉड डाल दी उष्मा के अंदर, रोड गर्म हो रही है, धीरे 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 हीट क्या हो रही है, वहां तक आ जाती है। आपने कभी भी मतलब सब्जी बनाई हो, ठीक है, तो सब्जी जो है गर्म करते हैं, तो जो कड़छी होती है वो गर्म हो जाती है ना, और कोई चीज़ है धीरे 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 वो गर्म हो जाती है। यानी जो चीज़ एक जगह से उष्मा दूसरी जगह स्थानांतरित कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। या जो पदार्थ जैसे लोहा, धातु, धातु के अंदर लोहा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, ये तांबा सारी आ जाती है, तो वे अच्छे चालक है। उनको एक जगह से गर्म किया जाए तो वो धीरे धीरे दूसरे सिरे पर भी क्या है, उष्मा पहुंचना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार करंट पहुंचता है ना तार में से, उसी प्रकार उष्मा अगर पहुंचे तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्मा का चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो ये अच्छे चालक।
बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर वही जो घूरता रहता है ऐसे बिना टिकट वालों, वही बैड कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर यानी कुचालक, ठीक है। जिस प्रकार बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं उसे इधर भी है। ये क्या होते हैं जी, जिसमें उस उष्मा मुश्किल से स्थानांतरित हो, यानी उष्मा कम स्थानांतरित हो या न भी हो, उसे हम बैड कंडक्टर। जैसे आपका कांच, ठीक है ना, ग्लास, और वायु, वायु 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 वायु, गैस से, ऊन, कपड़ा, ये क्या है, बैड कंडक्टर है। वो थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होती है ना। एक सुचालक का मतलब आजा भगा दे, और एक थोड़ा सा रुकावट पैदा डाले, है ना, तो वो कुचालक होते हैं। एक होते हैं थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, उष्मारोधी, ये शब्द है ना उष्मारोधी, ये बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। उष्मारोधी का मतलब हो गया जो बिल्कुल भी उष्मा पास ना होने दे, जिससे बिल्कुल भी, जिससे बिल्कुल भी, यानी ना, बिल्कुल भी उष्मा का स्थानांतरण न हो, उसे कहते हैं ये, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आपने पढ़ा होगा माइका, अभ्रक, ठीक है ना, ये। दूसरा आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है उसका, एस्बेस्टस और एबोनाइट। ये तीनों याद रख लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अभ्रक। कहाँ यूज करते हैं, केतली, केतली में यूज करते हैं ना, केतली में या उसके अंदर प्रेस के अंदर आयरन जो होती है इलेक्ट्रिकल, उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि ऊपर वाला हैंडल गर्म ना हो। तो माइका का क्यों यूज करते हैं वहाँ पे, इसलिए यूज करते हैं। या माइका पेपर, कहाँ भी माइका, उसके अंदर भी यूज कर लेते हैं। आप माइका का कहाँ यूज करते हैं, अरे नाम भूल गया उसका, कैपेसिटर के अंदर भी यूज करते हैं, पेपर कैपेसिटर जो होता है ना। तो ये है कुचालक, वो जिसमें से थोड़ी बहुत तो हो सके लेकिन कम हो, जो मतलब मदद न करे। चालक वो जो बहने दे। उस्मारोदी वो जो रोक के रखे, यानी जाए ही नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने देता भैया, ठीक है ना। उस्मा है तो तेरे घर पे है, हमारे घर पे नहीं है, ठीक है ना। हम तो गेट लगा दिए, परमानेंट ब्लॉक कर दी, तो उसको हम इंसुलेटर यानी उस्मारोदी कहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें कर लेना। अब पढ़ते हैं चालन क्या होता है, वर्चालन क्या होता है, सेवन क्या होता है, सब कुछ। यानी लिखो, कंडक्शन यानी चालन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक एक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में घुसानी है। चालन यानी किस में होता है, ठोस में, पहले तो लिख लो, ठोस में उष्मा के स्थानांतरण की विधि है, स्थानांतरण की विधि है। पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ठोस में उष्मा का स्थानांतरण है, यानी ठोस यानी सॉलिड जो है उसमें हीट ट्रांसफर किस विधि से होती है, कौन सी प्रोसेस है, तो ये कहेंगे कंडक्शन। ठोस में हमेशा क्या होती है, उष्मा का स्थानांतरण कंडक्शन से होता है, याद रखना। जिसके अंदर, इस विधि के अंदर, ठीक है ना, कण अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। यानी उष्मा जो है वो किससे पैदा होती है, कंपन से। कंपन तो करेंगे कण, कण क्या करेंगे, कंपन तो करेंगे, लेकिन अवस्था जो पोजीशन है ना उसमें चेंज नहीं होता, अवस्था नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। मान लो ये आपका ठोस है कोई, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कण है, कण 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 कण, यानी एक कण वाइब्रेट तो करेगा, ट्विन 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 ट्विन, ऐसे ट्विन 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 ट्विन,
ऐसे करता रहेगा टन 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 टन, कुछ भी करेगा मान लो, लेकिन ये नहीं अभी ये कूद के यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं है भी मैं उस्मा लेके जाऊंगा छलांग लगा देगा, नहीं। यानी अपनी पोजीशन जो है वो सेम रखेंगे, वाइब्रेट करेंगे, उसके आसपास हिलते रहेंगे ऐसे ऐसे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए कण कूदने लग जाए तो ठोस तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मोलिक्यूल ही तो हैं जो इसको बनाए के रखे हैं भैया, है ना। तो ये है भैया, तो यानी जिसमें कण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित न हो बिना कण अवस्था बदले, इस बात को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं, फिर कहोगे जी लिखा नहीं, बिना अवस्था बदले, बिना कण अवस्था बदले उष्मा के स्थानांतरण की विधि को हम क्या कहते हैं, चालन। मेन मुद्दा ठोस और कौन से में अपनी कण अवस्था नहीं बदलते, तो आपका आंसर रहेगा, यानी आपको लोहे में है, मान लो लोहे में क्या करना है, उष्मा का स्थानांतरण करना है, तो लोहे की रोड ली आपने, उसको गर्म किया, इधर से गर्म किया, ठीक है ना, इधर से आपने गर्म किया, आग लगा दी, लो आग लगा दी, ठीक है ना, और इधर तक गर्म हो जाएगा, यानी लोहा यहाँ तक है रॉड वो गर्म हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं हम, चालन कहते हैं। दूसरा आप लिख लो कन्वेंशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और उससे इंपॉर्टेंट आपका रेडिएशन यानी सहवहन, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए ठोस में तो वो हो गई, दो अवस्थाएं बच गई, बोले जी गैस बच गई प्लस द्रव बच गई, गैस और तरल, तरल में उष्मा स्थानांतरण होता है, उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है बताइए, तो उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, गैस और तरल, गैस और तरल के अंदर कन्वेंशन से होता है, जिसमें क्या करते हैं, कण अपना स्थान बदलते हैं, कण अपना स्थान बदलकर उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। मान लो ये द्रव आपके पास, मान लो ये द्रव है, बोलो जी हाँ जी, द्रव 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 द्रव, जब इसको आपने दी आग, बोलो जी आग तो हम लगा दें पड़ोसियों के घर में, ये तो क्या चीज है जी, जल में आग लगानी तो कोई मोटी बात तो है नहीं, ठीक है ना, ये लगा दी आग, माचिस की तिल्ली पूरे, ठीक है ना, बोले जी आग लगाने के लिए माचिस, बोले माचिस, आपने देखा माचिस के रेट क्यों नहीं बढ़े अभी तक, माचिस के इसीलिए नहीं बढ़े क्योंकि लोग की जुबान में कितनी आग है आजकल, ठीक है ना, तो जरूरत ही नहीं है फूंकने की, तो माचिस उतनी है, तिल्ली घट गई भाई, उसकी रेट नहीं बढ़े, तो आग लगा दोगे, आग जैसे ही लगाई, यहाँ से उष्मा जाएगी, ये कण क्या हो गया, इसमें हीट इकट्ठी हो गई, ये कण जाएगा ऊपर, ऐसे लो जी, ठीक है, ये कण यहाँ से जाएगा ऊपर, लो जी, ये कण ऊपर जाएगा, लो जी, यहाँ से इसने कहा हीट, कच 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 कच, हीट गई बाहर, जैसे इस कण ने हीट छोड़ दी, ये वापस आएगा, मेरे को हीट चाहिए जी, मेरे को हीट चाहिए जी, मेरे को हीट चाहिए जी, यानी ऊपर जाएगा, हीट देके वापस आ जाएगा, यानी पहले भिखारी की तरह वापस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, गैस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा भी नीचे के कण ऊपर उठते हैं तो कमरे का ऊपर का तापमान ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, नीचे की तुलना में, ठीक है ना। पंखा गर्मियों के अंदर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हवा गर्म फेंकने लग जाता है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ऊपर हवा गर्म है, इसलिए हम रोशनदान रखते हैं ऊपर, ताकि घर की एक तो दाब के कारण रोशनदान रखते हैं, दूसरा गर्म हवा भी बाहर निकल जाए, है ना। तो इसी प्रकार से होता है भी, धीरे धीरे ऊपर इसका पानी गर्म होता है, ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, वापस कर नीचे आते हैं, ऐसे आते रहते हैं, तो पानी ऊपर का पहले गर्म होगा फिर नीचे का गर्म होगा, क्योंकि वो गर्म होगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे तो ठंडा आ जाएगा, ऊपर होगा फिर वो ठंडा आ जाएगा, ऊपर होगा वो ठंडा आ जाएगा, ऊपर होगा ठंडा आ जाएगा, इस प्रकार से उष्मा का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। द्रव गैस के अंदर उष्मा का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है, कन्वेंशन की वजह से होता है, ठीक है ना। यानी आपसे कह दे जल किससे गर्म होता है, तो आप कहोगे जी समुद्री हवा किससे, लिख लो चलो, ठीक है ना, जल गर्म होता है वो किस विधि से होता है, सेवन से। समुद्री हवा, हवा क्या है, गैस है, समुद्री हवाएं किससे गर्म होती है, ठीक है ना, समुद्री हवाएं सेवन से,
ठीक है ना। स्थलीय हवाएं आपकी जो होती है, ज्योग्राफी पढ़ते हो, स्थलीय हवाएं हैं वो भी किससे गर्म होती है, इससे गर्म होती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए आपसे बिजली वाले वहां पे, तो आपसे पूछ लिया बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, बताइए। बताया हुआ है, कमेंट में बता दीजिए मेरे को, अगर कोई पढ़ने वाला ध्यान से पढ़ रहा है तो। ठीक है ना, क्लियर है, कमेंट में बता दीजिए। तो ये हवाएं, वायुमंडल किससे गर्म होता है, वहां से जल गर्म हो रहा है, समुद्री हवाएं गर्म हो रही है, स्थलीय हवाएं, वायुमंडल का आंसर बदल जाएगा। बोलो जी क्या फिर लिखेंगे, रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण। विकिरण क्या है जी, बिना माध्यम के, बिना माध्यम का तापमान परिवर्तन किए, तापमान परिवर्तन किए, ठीक है ना, टारगेट का तापमान बदल दे, उष्मा देने की विधि। ठीक है, यानी इसके अंदर ना तो अणु हिलते हैं ना टणु हिलते हैं, इसके अंदर माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, बिना आवश्यकता के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, नहीं। ठीक है, नहीं। तो इसका मतलब ये निर्वात में भी क्या चल सकती है क्या, निर्वात से भी स्थानांतरित, बोलो जी पृथ्वी तक आती है ना सूर्य की, से भी चल सकती है इस विधि से। बोले जी आपको क्या करना है, मान लो यहाँ आपके पास हीट है, बोले ये सूर्य, सूर्य देवता की जय हो, सूर्य देवता की जय हो। ठीक है, और यहाँ आपकी ये छोटी सी पृथ्वी, इत्तू की, इत्तू की मतलब पृथ्वी है, यहाँ से निकली विकिरण क्या माध्यम को गर्म नहीं किया, ऊपर ठंडी हवाएं होती है भैया, माध्यम को गर्म नहीं किया, सीधा विकिरण कहाँ पर आके टकराई, पृथ्वी की सतह पे, और सतह हो गई गर्म। इस यानी माध्यम बिना गर्म किए इस पर तापमान, इसके तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, बिना माध्यम को गर्म किए जो टारगेट को, ठीक है ना, जहां पदार्थ को गर्म कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण माध्यम कहते हैं। यानी विकिरण से किस में होता है, वो होता है तरंगों में, ठीक है ना, तरंगों के माध्यम से हो पाएगा। यानी इसमें न तो माध्यम की आवश्यकता, इसमें माध्यम की आवश्यकता है, अगर ये माध्यम बीच से काट दिया जाए तो ऊपर वाला जल गर्म नहीं होगा, है ना। अगर लोहे को बीच की राड काट दी जाए, इधर लोहा रख दिया, इधर लोहा रख दिया, तो आपने एक राड आग में दे रखी है, एक बीच में काट दी जाए तो माध्यम नहीं है, तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर भी नहीं होगा। लेकिन ये बिना माध्यम के हीट को क्या कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है। बोलो सूर्य का प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश या सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक, यानी आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या बीच में कोई लेके आ रहा है क्या लो उष्मा, तो विकिरण के माध्यम से इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, अवरक्त किरणें क्या करती है, ऊपर से आपका उष्मा लेके आती है, और पृथ्वी से जैसे ही टकराती है कहती है लो उष्मा, लो उष्मा, लो उष्मा। यानी विकिरण से माध्यम से क्या हो जाता है, वायुमंडल गर्म होता है जी, क्या हो जाता है रे, ठीक है ना। तो आपका जो वायुमंडल है वो गर्म किससे होता है, वायुमंडल, ठीक है ना, गर्म किससे होता है, विकिरण के माध्यम से। आपसे कभी पूछा जाए, ठीक है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है, माध्यम किस विधि से पहुंचती है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है, तो विकिरण के माध्यम से। ठीक है, धुंध में फोटोग्राफी करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, धुंध में फोटोग्राफर, फोटोग्राफी करनी है आपको, अब सारी धुंध हटाना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप एक टारगेट की धुंध हटा लेते हो, फिर करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, विकिरण का। तो विकिरण एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, सीधा टारगेट को गर्म करते हैं। ठीक है ना, फोटोग्राफर क्या करते हैं, इंफ्रारेड किरणें डालते हैं जहां पर फोटो खींचनी है, वहां पे, क्योंकि धुंध मान लो पूरा ज्यादा क्या है, फोग है, तो फोग से क्या होगा भाई, अब फोटो तो खींच नहीं पाएगा कैमरे के आगे, तो फोटोग्राफर क्या करता है, जिस टारगेट की फोटो खींचनी है ना उसके ऊपर इंफ्रारेड रेज डालता है, यानी विकिरण डालता है, और वो उस पे गर्म होगा, गर्म होगा तो पानी क्या हो जाएगा, जल बनकर वहां पर वाष्पित
वाला कंडेंसेशन हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, धुंध अलग हो जाएगी, वो फोटो ले लेगा। ठीक है, सूर्य से आ रही है, विकिरण के माध्यम से आ रही है, जहाँ विकिरण नहीं टकरा रही है वो गर्म नहीं हो रहा है। कमरे के अंदर गर्म होता है क्या? ठीक है ना, तो कमरा अंदर से दिन में गर्म नहीं होता, रात को तो गर्म और कारण से होता है, क्योंकि छत जब गर्म हो जाती है तो रात के अंदर क्या होता है, भी छत का ऊपर का धीरे 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 उसमें क्या है, वहां पर कंडेंसेशन के माध्यम से, क्योंकि वो ठोस है, उससे हमारे छत से नीचे प्रसारित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, गर्म होता है कमरा। ठीक है, तो ये हो गया। एक आपसे कभी पूछ ले भी, रात, बादलों वाली रात ज्यादा गर्म क्यों होती है? ठीक है ना, स्वस्थ रात ज्यादा ठंडी क्यों होती है? कारण, ठीक है, रेगिस्तान जो है, डेजर्ट, रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान है, क्या है, रेगिस्तान ही है पूरा। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर दिन में तो पूरी गर्मी पड़ती है, रात को ठंड हो जाती है, उसका कारण क्या है? भी रात को गर्मी पड़ना, दिन में ठंड होना, बादलों वाली रात का गर्म होना, या आपसे ये पूछे स्वस्थ रात का जो है, बिल्कुल साफ रात, मान लो कोई बादलवाई नहीं है तो वो ठंडी होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण विकिरण है। ठीक है, लिखा है क्या? लिखाऊंगा नहीं भाई, लिख लो, आप लिख लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम ले लूं। बादलों वाली रात स्वस्थ रात के मुकाबले में गर्म होती है, उसका कारण है भी दिन में विकिरण आई, पृथ्वी से टकराई, पृथ्वी ने अवशोषित कर ली। अब रात को क्या होता है, पृथ्वी विकिरण को वापस भेजती है जब रात ठंडी होती है, क्योंकि रात को विकिरण को वापस उत्सर्जन करेगी पृथ्वी। अब रेडिएशन का उसने उत्सर्जन किया, लेकिन ऊपर बादल थे, और बादल से विकिरण टकरा के फिर वापस, फिर विकिरण, फिर वापस, फिर विकिरण बादल से टकराए नीचे आई। तो इस प्रकार से विकिरण क्या होती है, वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है, भी बादलों वाली रात ज़्यादा गर्म होती है। रेगिस्तान में क्या होता है, मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी उष्मा की अच्छी अवशोषक है और अच्छी उत्सर्जक है। ठीक है ना, तो उसके अंदर विकिरण को वो बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो रात होती है, रात होते ही क्या होता है, प्रकाश, विकिरण, आने वाली विकिरण का तो सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करती है, बहुत जल्दी से उत्सर्जित कर देती है। तो उत्सर्जित करने से क्या होगा, एमिशन कर देगी विकिरणों का, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, मतलब चने भूनने के लिए और कोई ऐसी चीज़ों में हम क्या करते हैं, मिट्टी का यूज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, क्योंकि ये कहानियां लिखनी पड़ जाए तो फिर यार हाथ कहेगा ना ना बाबा। ठीक है, लिख लो, चलो भैया, क्या बताएं अब। बादलों वाली रात ज्यादा गर्म होती है, विकिरण के उदाहरण है, स्वच्छ रात से। ठीक है, विकिरण के कारण, बाकी तो कहानी नहीं लिखूंगा, वो समझाइए, कारण क्या है, विकिरण। ठीक है ना, रेगिस्तान रात को ठंडा, दिन में गर्म होता है। ठीक है, विकिरण है अवशोषण व उत्सर्जन के कारण। बाकी ये ठंडा रेगिस्तान वाला दोबारा समझा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है ना, चाय की केतली अंदर व बाहर से चमकदार बनाई जाती है, चमकदार होती है क्योंकि चमकदार चीजें क्या करती है, उष्मा का अवशोषण नहीं करती। ठीक है, तो चाय गर्म रहती है। उसके बाद आपका पॉलिश वाले जूते, पॉलिश वाले जूते
नॉर्मल जूतों की बजाय कम गर्म होते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाती है उष्मा विकिरण। अवशोषण नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है? तो हो जाएगी सारी बातें क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं आपको। ये हो गया सूर्य अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे तो सूर्य जो होता है ना, सूर्य सूर्य का सूर्य के अंदर क्या है, उष्मा है। बोलो जी अच्छा, उष्मा है। ठीक है, और सूर्य में उष्मा किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के कारण है। नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन फ्यूजन। ठीक है ना, उष्मा। तो सूर्य से उष्मा किसके माध्यम से निकलेगी? क्योंकि आपने एक बात याद हो तो भी 800 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होना तो वो क्या है, विकिरण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? विकिरण। और ये विकिरण कहाँ आती है? पहले तो निर्वात में। ठीक है, और निर्वात से फिर कहाँ आती है? वायुमंडल में। ठीक है, और वायुमंडल से कहाँ आती है? पृथ्वी की सतह पे। पृथ्वी की सतह पे। ठीक है, और सतह से टकरा के वो सतह में थोड़ा पृथ्वी के अंदर घुस जाती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर घुस जाती है। तो निर्वात में गर्म नहीं करती ना, वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल सहवन विधि से होता है। ठीक है ना, गर्म। तो ये टकराती कहाँ है? पृथ्वी की सतह से टकराती है। तो पृथ्वी की सतह से जैसे ही टकराएगी तो यहाँ पर हीट क्या करेगी? निकलेगी। जैसे निकलेगी तो ये ऊपर भी जाएगी तो वायुमंडल को भी गर्म कर देगी। ठीक है ना, पृथ्वी से आपको मतलब सर्दियों में गर्मियों में दिखाई नहीं देता, तो दूर पानी पानी सा दिखाई देता है, झड़ सी निकलती हुई नजर आती है, तो वो विकिरणी है। ठीक है ना, वो क्या है? विकिरणी है। वो नजर आती है आपको आंखों में, है ना? हो जाएगा क्या? ठीक है, हो जाएगा भैया। चाय के बर्तन जो है पीने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? धातु के नहीं बनाए, प्लास्टिक वाला है। ठीक है ना, स्टील वाले में पीते हो तो होठ जल जाते हैं। लेकिन एक आपका मिट्टी जो होता है, चीनी मिट्टी का, उसमें होठ नहीं जलते। कारण क्या है? क्योंकि धातु जो है उष्मा की अच्छी चालक होती है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी क्या कर लेती है? उष्मा को जल्दी से जल्दी क्या कर देती है? उष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से स्टील बहुत जल्दी या लोहा गर्म हो जाता है। चीनी मिट्टी अच्छी चालक नहीं है। चीनी मिट्टी क्या है? अच्छी चालक नहीं है उष्मा का, इसलिए वो क्या होती है? गर्म नहीं होती। आपने देखा होगा कब बाहर से ठंडा होता है, चाय अंदर गर्म होती है तो भी। तो इसका मतलब क्या होता है? हम चीनी मिट्टी का इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि वो हीट का क्या करे? इंसुलेटर का काम करे। ठीक है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको बताई जाती है। लोहे की रोड को एक तरफ से गर्म किया जाता है तो दूसरे दूसरे किनारे तक उष्मा किस विधि से पहुंच जाती है? तो लोहे की रोड को एक तरफ से गर्म किया जाता है, दूसरी पे किस विधि से पहुंचेगी? क्योंकि लोहा क्या है? ठोस। ठोस के अंदर किस किस विधि से उष्मा का स्थानांतरण होता है? तो चालन विधि से। तो आंसर होगा चालन। ठीक है ना, पानी को जब नीचे से गर्म किया जाता है तो पानी सबसे पहले ऊपर गर्म होता है, किस विधि से? सहवन विधि से। ठीक है ना, या आपसे कह दिया जाए भी रेफ्रिजरेटर है, उसकी पेटी का ऊपर रखी जाती है, यानी जो फ्रीजर है वो ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि फ्रीजर इसलिए ऊपर रखा जाता है क्योंकि जो इसके अंदर जो नीचे का भाग है जिसमें सब्जी वब्जी रखते हो, वो उसके अंदर क्या है? वायु है। और वायु क्या हो गया? जैसे गर्म होके ऊपर उठेगी तो वो टकराएगी फ्रीजर से, फ्रीजर से क्या लेगी? फ्रीजर को उष्मा दे देगी, फिर वो नीचे ठंडी होके आएगी। इस प्रकार से वो अंदर वाला भाग भी ठंडा रहता है। ऐसी ऐसी कहानियां बहुत है जो बताते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, फिर कल मिलेंगे। आपको समझ में आया होगा, ढंग से समझ लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको नौकरी मिले। पढ़ते रहो, सफलता की ओर बढ़ते रहो। जय हिंद।